हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। एक क्लास अपना हुआ है अपने देश भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, कैसी है। लेकिन अर्थव्यवस्था को बहुत ही अच्छा से जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग को पीछे चलना पड़ेगा। पीछे बोले तो मतलब आज़ाद भारत से पीछे, जिस समय अपना देश गुलाम था, उस समय की हमारे देश की स्थिति क्या थी, उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, किस प्रकार की है। थोड़ा सा पीछे से एक दौर ले करके हम लोग आते हैं, तब अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा कि अर्थव्यवस्थाएं क्या है और ख़ास करके अपने देश की अर्थव्यवस्था। बघा, भारत की अर्थव्यवस्था आज का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था क्या क्या चीज़ देखेंगे, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि कहने का मतलब कि प्रारंभिक स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। बिल्कुल अर्थव्यवस्था को जीरो से समझिए तो लेकर के चल रहे हैं अपने देश की, भारत की। इसमें बताया गया सबसे एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जो पुराने समय में भी लोग कहता था और आज भी कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सहमत है सब लोग? आज भी पढ़ने के लिए मिलता है कि भारत किस प्रकार का देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो बहुत ही अच्छी पंक्ति है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पहले भी था और आज भी है। थोड़ा सा स्थितियाँ पीछे से देखने के लिए हम लोग चल दिए कहाँ, 18वीं शताब्दी में। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी है ना। 200 से ऊपर जो भी आ गया 2000 के बाद वो 21वीं शताब्दी में आ गया। तो यहाँ हम लोग चल दिए थोड़ा सा पीछे 18वीं शताब्दी में। वहाँ से देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। 18वीं शताब्दी में भारत की 90% जनसंख्या कृषि कार्य में सम्मिलित थी। मतलब 90% लोग जो थे वे कृषि कार्य में लगे हुए थे, कृषि पर ही आश्रित थे। कृषि से जो भी आय व्यय होती थी उससे वो अपनी आवश्यकताओं का पूरा करते थे और साथ ही अपना जीवन यापन करते थे। पूर्ण रूप से आश्रित थे कृषि पर। कितनी प्रतिशत जनसंख्या? 90% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे की ओर बीतते गया, धीरे धीरे 90% का जो प्रतिशत है वो घटते 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 बहुत कम आ गया है। अब कम होने का कारण क्या है वह भी देखेंगे। यहाँ पर पहले देख रहे हैं कि 90% जनसंख्या जो कृषि में आश्रित था उसमें पुरुष और महिला दोनों की भागीदारी थी। महिला भी कृषि कार्य करती थी, पुरुष भी कृषि कार्य करते थे। अब एक बात समझने वाली बात है कि कृषि कार्य सालों भर होता है क्या? कुछ ऐसी काम है कृषि में जो कि लगातार होते रहता है, जैसे कि सब्जी उब्जी का जो खेती होता है, उत्पादन होता है, लगभग एक के बाद दूसरा सीजन, दूसरा सब्जी के बाद तीसरा का टाइम आता है, वैसे करके होता है। लेकिन जो मुख्य फसल होता है जैसे में चावल, गेहूँ, मक्का, इस सब का तो एक टाइम है ना, वो सालों भर नहीं ना होता है, हमेशा नहीं होता है। तो कृषि में क्या होता है कि जो मुख्य फसल है उसके उत्पादन का एक लिमिट टाइम है। तो उस समय तो पुरुष महिला सब बच्चे सब लोग कृषि में लगे हुए रहते हैं। लेकिन उसके बाद, उस कार्य के बाद का जो समय होता है उसमें लोग क्या करते हैं? तो उसमें लोग करते थे छोटा छोटा उद्योग, व्यापार, छोटा छोटा किस प्रकार का लघु उद्योग, हस्तकला उद्योग बहुत प्रचलित था। बुआ 18वीं शताब्दी के समय हस्तकला उद्योग आज भी प्रचलित है। हस्तकला बोले तो हाथ से भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार किया जाता था और उस वस्तुओं को बेच करके लोग पैसा अर्न करता था और उस पैसा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। कृषि कार्य के साथ साथ लघु उद्योग एवं हस्तकला उद्योग का भी प्रचलन था। किस समय की बातें हैं? 18वीं शताब्दी के समय। हस्तकला में आता है ना, क्या क्या आता है बुआ? बहुत ऐसे व्यक्ति थे जो बीड़ी बनाते थे, हाथ में एक नाखून बड़ा बड़ा करके बीड़ी बनाते थे घर में बैठ करके। बिंदी जो साटा जाता है उसको क्या किया जाता है? पत्ता पर चिपकाया जाता था, आज भी चिपकाया जाता है। और भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी छोटी उद्योग था जो हाथ से लोग करके कोई मूर्ति बना लेता था। भिन्न भिन्न प्रकार की कला, जैसे लकड़ी का डिजाइनिंग करके वस्तु बना देता था, लकड़ी का खूब सुंदर, उसे मोड़ मोड़ करके अच्छा से कुर्सी, टेबल, बेड बना देता था लकड़ी का। ये सब हस्तकला का ज्ञान था।
हाथ से बहुत प्रकार की चीज़ें बनाया जाता था और उसे लोग बेचता था। तो हस्तकला उद्योग का भी प्रचलन था। पूरा कहने का मतलब यह है कि लोग आत्मनिर्भर थे। कैसे थे? आत्मनिर्भर। कृषि कार्य करके अपनी आवश्यकताओं का पूरा करना, और उसके बाद जो होता था क्या, मतलब छोटा छोटा हस्तकला उद्योग करके लोग अपना पूर्ति करता था। लोग सब लोग आत्मनिर्भर थे, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं था। आज लोग बहुत सारे लोग सरकार के ऊपर निर्भर होते हैं कि सरकार इस योजना के तहत इतना पैसा दे हम लोग को खाने पीने के लिए। बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ता भी सरकार से चाहिए योजना, लोग आश्रित हो जाता है। लेकिन उस समय की बातें हैं कि लोग आत्मनिर्भर थे, अपने ऊपर स्वयं निर्भर थे कि क्या हमको करना। देखिए आत्मनिर्भर थे, जबकि उस समय की आधारभूत संरचनाएं अच्छी नहीं थी। उस समय 18वीं शताब्दी के समय, हाँ बउआ ध्यान दो, तो उस समय की स्थिति क्या थी कि लोग आत्मनिर्भर थे। किस समय की बात का बता रहे हैं? 18वीं शताब्दी। जबकि उस समय व्यवस्थाएं बहुत कम थी, भारत की आधारभूत संरचनाएं अच्छी नहीं थी। अब आधारभूत संरचनाएं बोले तो क्या, आधारभूत संरचना में क्या आता है? भारत का जो आधारभूत स्थितियां थी, इसका मतलब हो गया कि भारत में अच्छी सड़कें नहीं थी, यातायात का अच्छा साधन नहीं था। बहुत वो तो 19वीं से 18वीं का थे, 20वीं शताब्दी में भी ऐसा सुनने के लिए मिलता होगा। दादाजी या दादी जी लोग बताते होंगे कि लोग पैदल ही बहुत दूर जाते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में कमाने के लिए भी लोग प्रदेश जाते थे पैदल। यातायात का कोई साधन नहीं था। रेल की कोई सुविधाएं नहीं थी। रेल था, रेल तो 19वीं शताब्दी में ना बना है। रेल का आविष्कार कब हुआ? 19वीं शताब्दी में, 1853 में। बस था ही नहीं, बैंकिंग की कोई सुविधा था ही नहीं कि पैसा इधर से लेकर इधर, इधर से लेकर इधर करेंगे, जैसे कि अभी बिजनेसमैन लोग कर लेते हैं बताएंगे से पैसा लेन देन। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़, बड़ा चाहे कोई भी चीज़ दोग लगाने के लिए तब विद्युत होना चाहिए था, विद्युत भी नहीं थी। यही सब बात बताया गया कि भारत की आधारभूत संरचनाएं अच्छी नहीं थी। तब के ज़माने में लोग आत्मनिर्भर थे। और अभी क्या है? अभी तो सभी सुविधाएं हैं। सड़क मिलेगा, नेशनल हाईवे एकदम बहुत ही प्लेन सुंदर सा सड़क। उसके बाद यातायात के भिन्न भिन्न साधन हो गया, हवाई जहाज हो गया, रेलगाड़ी हो गई, बस ट्रक हो गया, बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई। उसके बाद बैंकिंग की सुविधा हो गया। अब बैंकिंग की ऐसी सुविधा कि लोग जहाँ रहेगा जिस समय चाहेगा उसी समय मोबाइल से मनी ट्रांसफ़र इधर से उधर कर सकता है। इतना अच्छा सुविधा हो गया। और विद्युत 24 घंटा में, कोई जगह की 24 घंटा ना तो 23 घंटा 22 घंटा विद्युत की भी आपूर्ति होती है। और तब लोग अभी के समय में, इस समय भी लोग आत्मनिर्भर नहीं है। बताइए कितना ज़माना कहाँ से कहाँ बदल गया। जिस समय कोई सुविधाएं नहीं थी, उस समय की स्थिति थी कि लोग आत्मनिर्भर थे। जानते थे कहीं जाना है, अच्छा हाँ यहाँ से वहाँ जाना है, पैदल जाना है, 3 बजे भोर में लोग उठेगा और जितना दूर तय करना है उतना दूरी तय कर लेगा। कहीं प्रदेश जाना है, आज निकल जाएगा, जानता है कि हमको सोमवार को वहाँ पहुँचना है, तो यहाँ से मंगल को निकल जाएगा, अगले सोमवार को वहाँ पहुँच जाएगा। लोग निर्भर था अपने पर कि जो करना है हमको खुद करना है, अपने पैरों से करना है। लेकिन अभी के समय में सारी व्यवस्था होते हुए भी लोग आत्मनिर्भर नहीं है। कहीं जाना होता है, ट्रेन के टिकट कटा लेता है, ट्रेन अपना टाइम से चल गया और रास्ते में कहता है कि ट्रेन छूट गई। बताइए इतना सुविधा होने के बाद भी स्थिति है। अब समझिए कि जिस समय लोग आत्मनिर्भर थे, उस समय की स्थिति भारत की अच्छी नहीं थी, आधारभूत संरचनाएं अच्छी नहीं थी। कार्य वंशानुगत था। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कार्य जो भी लोग कोई काम करते थे वह वंशानुगत कार्य करते थे। उनके दादाजी करते थे, उनके पिताजी जो करते थे वही काम में उनके बच्चे भी लग जाते थे। वंशानुगत काम आज भी है, ये परंपरा आज भी है। दादाजी जो काम कर रहे हैं वो उनके पापा वही काम कर रहे हैं, बेटा भी वही काम में लग जाता है। कोई भी भिन्न प्रकार के काम है क्षेत्र में जो काम होता है। लेकिन अब बहुत बदल गया है। अभी के समय में बहुत आदमी ऐसा सोचता है कि नहीं, जो हमारे पूर्वज किए वैसा हम नहीं करेंगे, हम कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, उससे बेटर हो सके वैसा काम करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि किसी के पापा शुरू में तार के पेड़ पर चढ़ करके रस उतारते थे तो उनका बच्चा आज भी तार के पेड़ पर से उतारेगा, ऐसा होगा? ऐसा नहीं है कि कोई के पापा पहले मोची का काम करते थे तो उसके बच्चे आज भी मोची का काम करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि पहले लोग बढ़ई का काम करते थे, उनके बच्चे आज भी बढ़ई का काम। हाँ, कुछ है अंश,
ऐसा होता है ना कि कुछ प्रभाव पड़ता है, वो ऐसी कुछ बातें हैं कि कुछ उसका अंश जो है बच्चे करने लगते हैं, लेकिन अब बहुत ही कम हो गया। एक ज़माना था कि जो भी काम होता था वंशानुगत, जो माता पिता कर रहे हैं बच्चे उसी में लग जाते थे, वही काम उनका हो जाता था वंशानुगत काम। अब ये सब बहुत बदल गया बाबा। देखो हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था में हम बता रहे हैं, स्थिति पहले दिखा रहे हैं, उसके बाद अर्थव्यवस्था अच्छा से समझ में आएगा। कार्य वंशानुगत था। उस समय भारत में उत्पादित वस्तुएं बहुत, जो भी वस्तुएं का उत्पादन होता था 18वीं शताब्दी में, उत्पादित वस्तुएं जैसे हो गया सूती वस्त्र, रेशम के वस्त्र, मलमल का वस्त्र, जो मलमल का कपड़ा होता है ना, वह मलमल के वस्त्र, संगमरमर की वस्तुएं, लकड़ी एवं पत्थरों पर नक्काशी तथा कीमती धातुओं के आभूषण के अलावा मसाला, नीम, अफीम का विश्व में बहुत मांग था। ये सभी चीज़ भारत में उत्पादन होता था बउआ। भिन्न भिन्न प्रकार की मसाला हो गया, इलायची हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, लौंग हो गया, गोल मिर्च हो गया, जो भी कीमती मसाला है अपने यहाँ भारत में सबसे अधिक उसका उत्पादन होता था। और इस सब चीज़ का विश्व के दूसरे देशों में बहुत मांग था, बहुत लोग मंगवाते थे, भारत से निर्यात करवाते थे लोग, भारत निर्यात करता था दूसरे देश में। इस सब वस्तुएं की बहुत मांग थी। कौन कौन? मसाला बता दिए, अफीम बता दिए, उसके बाद नील हो गया, और क्या सूती वस्त्र हो गया, रेशमी वस्त्र हो गया, मलमल के वस्त्र हो गया, भिन्न भिन्न प्रकार की धातुओं की आभूषण हो गया, सोना चांदी हो गया। उसके बाद संगमरमर की पत्थर और लकड़ी पर जो डिजाइन, नक्काशी का मतलब क्या, भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्ति, लकड़ी में भी भिन्न भिन्न प्रकार की डिजाइन लोग बना देता है। कैसे अभी अच्छा अच्छा पलंग उलंग खरीदता है तो उसमें अच्छा अच्छा डिजाइन बना देता है, लकड़ी का बनाता है ना, तब भिन्न भिन्न प्रकार के नक्काशी किए हुए वस्तुएं भारत पहले बहुत उत्पादन करता था। लकड़ी पर जितना अच्छा अच्छा डिजाइन बनाता था, मूर्ति बना देता था, उसका मांग दूसरे देश में अधिक होता था। पत्थर, संगमरमर इतना सुंदर पत्थर होता है, उस पत्थर पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हाथ से कला करके, हस्तकला करके उस पर अच्छा अच्छा चित्र बना देता था। और वैसे पत्थरों का मांग भारत के बाहर दूसरे देशों में बहुत होता था। बोगा एक कहावत आ गया, यही सब क्वालिटी के लिए ना भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। कई एक बार सुनने के लिए मिला होगा कि हमारा देश भारत पहले सोने की चिड़िया थी, तो लोग को समझ में आता होगा कि इतने बहुत चिड़ै उड़ता था ना, सोना के चिड़ै, सारा अंग्रेजवा से लूट के ले गया ना, सोने की चिड़िया था तो सारा चिड़ै के ले गया लूट के। वो सब बात नहीं है, चिड़िया नहीं था, सोने की चिड़िया कहलाता था भारत। काहे? इतनी कीमती कीमती वस्तुओं का उत्पादन भारत में होता था और दूसरे देश भारत पर निर्भर होता था, सब भारत से मंगवाता था। विदेशों में भारत की वस्तुओं का मांग अधिक था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाँ, भाईचारा की भावना बहुत अधिक था, एकता था, एकता में शक्ति होता था, कोई न जाति था, न धर्म था, न कुछ नहीं था। लेकिन अभी के समय में देखिए, जाति, धर्म, भाईचारा ये सब बिल्कुल ही खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा हुआ। सारा चीज़, संस्कार, भारत का संस्कार ही अभी लोग खत्म कर दिया। इसीलिए ना कहा जाता है कि सोने की जो चिड़िया थी वो सब खत्म हो गया। उस समय भारत की संस्कार थी, उस सब चीज़ के लिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, न कि इतने चिड़ै उड़ता था सोना के, ऐसा बात नहीं था। अब सुनिए, भारत की स्थिति देख रहे हैं, उस समय 18वीं शताब्दी की स्थिति क्या थी, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, यहाँ से लोग, विदेशी लोग यहाँ से वस्तुओं का आयात करवाता था, अपने देश उस वस्तु को मंगवाता था, भारत उसका निर्यात करता था। भारत में उत्पादित वस्तुओं का विदेशों में मांग अधिक था। यही स्थिति को देख करके ना विदेश की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां क्या किया, भारत में आ गया व्यापार करने के लिए, कि भारत में जो वस्तु का निर्माण होता है, जो वस्तु का उत्पादन होता है, उसका विश्व के कई एक देशों में मांग अधिक है। हम लोग चलते हैं भारत में ही अपना उद्योग लगाएंगे और भारत में उत्पादन करेंगे वस्तु का, जिससे कि हमारे वस्तु का भी मांग दूसरे देशों में हो। इसके लिए बहुत सारी विदेशी कंपनी यहाँ आकर के उद्योग लगाने लगा, और उद्योग लगाने लगा से लगा, उद्योग लगा करके उद्योग करते करते धीरे 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 यहाँ पर अपना राज जमा लिया, और राज जमा लिया, और उसके बाद पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया, अपना शासन जमाने लगा पूरे भारत में। इस तरह से हमारा भारत दूसरे विदेशियों के हाथों में चला गया। भारत की जो बागडोर थी, जो भारत की शासन प्रणाली थी, वह चला गया
विदेशियों के हाथ है। और वह विदेशी जो बहुत लंबे समय तक अपने यहाँ रह गया, सबसे लास्ट में गया अंग्रेज था, ब्रिटिश। कौन था? ब्रिटिश था। अब क्या हुआ कि वह जब यहाँ पर शासन करने लगा, तब भारत की जो अर्थव्यवस्थाएं थी वह बहुत ही नीचे आ गई। उस समय 18वीं शताब्दी में हमारा देश की स्थिति बहुत अच्छी थी, जबकि कोई सुविधाएं न होते हुए भी आधारभूत संरचनाएं अच्छी नहीं थी, लेकिन अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। वो अपने यहाँ उत्पादन हो रहा है वस्तु और उसका विदेश में मांग हो रहा है अधिक मात्रा में, तो कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। आधारभूत संरचनाएं अच्छी नहीं थी, लेकिन अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे। और कृषि कार्य में क्यों लगे हुए थे? छोटा मोटा जो भी उद्योग होता था ना, जैसे कपड़ा उद्योग था, रेशम वाला हो या सूती वाला हो, ये सब कपड़ा उद्योग क्या चीज़ से प्राप्त होता? सब कृषि कार्य से ही। कृषि कार्य से कच्चे माल की प्राप्ति होती थी और उस कच्चे माल से लोग वस्त्र बनाता था। तो उद्योग भी आश्रित था किस पर? कृषि पर। तो लोग कृषि में लगे हुए थे। लेकिन जब भारत की बागडोर ब्रिटिश के हाथों में चला गया, तब क्या हुआ? स्थिति अर्थव्यवस्था यहाँ की कमज़ोर होने लगा। कारण हुआ कमज़ोर होने का, अंग्रेज लोग क्या किया कि यहाँ पर जो भी अच्छी अच्छी चीज़ का जो उत्पादन होता था ना, और जो मुख्य भोज्य पदार्थ था, उस सब के उत्पादन को कम कर दिया। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, इस सब के उत्पादन को कम कर दिया। और अंग्रेज क्या करना शुरू किया कि जो भी नगदी फसल जो होता है ना, नगदी फसल, उसका उत्पादन लोगों से करवाने लगा ज़्यादा करके। नगदी फसल में क्या हो गया? नील हो गया, अफीम हो गया, सोरा हो गया, ये सब नगदी फसल था और इसका विदेशों में अधिक मांग था। उसका उत्पादन अधिक करने लगा और उत्पादन करवाने लगा से करवाने लगा। यहाँ के किसानों पर लगान क्या किया? लगा दिया। लगान बोले तो कर, अब कर भी समझ में नहीं आया, टैक्स। किसानों से टैक्स लेना शुरू कर दिया अंग्रेज लोग। पहले था कोई टैक्स वाली बात नहीं थी, लगान की कोई बातें नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेज के हाथों में देश की शासन चले गए, देश का बागडोर चला गया अंग्रेज के हाथों में, तब अंग्रेज भारत के किसानों पर क्या करना शुरू किया? शोषण। किस रूप में? कर के रूप में, लगान के रूप में शोषण करने लगा भारतीय किसानों का। एक तो मजबूरी में नगदी फसल का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया, और उसके बाद लगान भी लगा दिया। मतलब आप लोग को, सभी किसान को सरकार को टैक्स देना है, अंग्रेज सरकार के। अंग्रेज का आदमी सरकार बन गया यहाँ और टैक्स वसूलना शुरू किया। बहुत सारे किसान अंग्रेज की इस नीतियों को देख करके कृषि कार्य करना छोड़ दिया, खेती करना छोड़ दिया। स्थिति क्या हुई कि जो 90% लोग कृषि पर आश्रित थे, उसमें कमियां होना शुरू हो गया। अब घट करके धीरे धीरे हो गया कितना? 80%। अब भारत की अर्थव्यवस्था को देखिए, 18वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था देख लिए। अब आता है 19वीं शताब्दी में। देखिए 19वीं शताब्दी में भारत की अर्थव्यवस्था बदलने लगी। 18वीं शताब्दी तक कह सकते हैं कि अच्छा था, लेकिन 19वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था बदलने लगी। कृषि में सम्मिलित लोगों का प्रतिशत घटकर 80% हो गया। इसका कई कारण था कि किसान लोग जो 90% था वो 80% पर आ गया। इसका कई एक कारण था, अभी बताए ना, नकदी फसल ज़बरदस्ती करवाना और लोगों पर लगान लगा देना, किसानों पर लगान लगा देना। और उस कारण में एक वर्ड आता है भू राजस्व प्रणाली। वही बात हुआ जो बात अभी आपको हम बताए, वही बात। भू राजस्व प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि जो भी लोग भूमि से संबंधित थे, जो खेती करते थे कृषि से, उसके ऊपर एक ऐसी प्रणाली लगा दिया जिस प्रणाली का नाम हुआ भू राजस्व प्रणाली। और इस प्रणाली के तहत लोगों को भूमि पर रहने के लिए भी टैक्स लेना शुरू कर दिया और लोगों को देना पड़ा टैक्स। उसके बाद जो कृषि कार्य करता था उसमें भी टैक्स देना, ज़मीन पर रह रहा है उसके लिए भी टैक्स देना। तो यही प्रक्रिया कहलाया क्या चीज़? भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली क्या है? तो वैसी प्रणाली जिसके अंतर्गत देश में रहने वाले लोगों से
भूमि का टैक्स लिया जाता है। कृषि कार्य करने के लिए जितना खेत में लोग खेती करता है उसके लिए भी टैक्स लेना शुरू कर दिया, तो वह प्रणाली कहलाया क्या? भू राजस्व प्रणाली। अंग्रेज का बनाया हुआ यह प्रणाली है। आज भी हम लोग जब आज़ाद हो गए ना, तब भी हम लोग के यहाँ ये प्रणाली है, ये है अंग्रेज बना के गया है। ये प्रणाली आज भी है। हम लोग रहते हैं अपने ज़मीन में, हम लोग जहाँ पर रहते हैं लोग कहता है कि मेरा ज़मीन है, मेरे पापा के मेरे दादाजी के नाम से यह ज़मीन है। वो अपना ज़मीन है, सब सरकार का ज़मीन है, कोई अपना ज़मीन नहीं, सब सरकार का ज़मीन है। जब सरकार को ज़रूरत लगेगा तब वो अपना ज़मीन ले लेगा। हाँ, आपको उसके एवज में कुछ लालच स्वरूप पैसा दे देगा कि आप इतना पैसा लीजिए, ज़मीन खाली कीजिए। वो अपना कोचिंग के सामने नेशनल हाईवे है, सड़क बना था, लोग का ज़मीन था, कह रहा था कि मेरे अपना है, बाबा के है, दादा के है, नाना का ज़मीन है। कहाँ सरकार के काम लगा, थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके, नामात्र का पैसा दे करके ले लिया, अभी भी ले रहा है। तो यह किसी का अपना ज़मीन नहीं है, सब सरकार का ज़मीन। हाँ, आपके नाम से कुछ उसका रकबा बना दिया गया है, इसलिए कि इतना में खेती आप करेंगे, आप अपना भवन महल जैसा बनाना है बना करके रहिए, और उसके बाद भी जितना ज़मीन आपको दिया गया उस ज़मीन का आप पैसा दीजिए, सरकार को टैक्स दीजिए साल में एक बार, जिसे किस रूप में लेता है लोग, सरकार कैसे लेता है और लोग कैसे भरता है? कहता है सरकार कि आप ज़मीन का ना प्रत्येक साल रसीद कटवाइए, वह टैक्स जमा कीजिए। ऐसा नहीं करिएगा तो 2, 4, 5, 10 वर्षों तक नहीं करते हैं तो आपका यह प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम से कर दिया जाएगा, जो इसके एवज में पैसा देगा उसको दे दिया जाएगा। कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा ही था प्रणाली पहले भी, और वह सिस्टम आज भी चल रहा है, भू राजस्व प्रणाली। सभी लोग जानते हैं ज़मीन के बारे में टैक्स दिया जाता है सरकार को, ज़मीन का रसीद कटता है ना, वही होता है। हम लोग अभी भी टैक्स भर रहे हैं। अंग्रेज़ सरकार हम लोग से टैक्स लेना शुरू किया था ज़मीन का, भूमि का, और वह टैक्स आज की सरकार भी ले रही है। आज़ाद भारत होने के बाद भी यह टैक्स भरना पड़ता ज़रूरी है। यदि ऐसा सिस्टम नहीं रहता ना, बहुत सारे लोग मार काट करके, मतलब हिंसा ही हिंसा होता। सब सोचता कि हमको ताकत है, शक्ति है, जितना ज़मीन है सब अपने कवर कर लेते हैं, सब में अपना भवन बना लेते हैं, दूसरे को नहीं बनाने देंगे। अभी जब सबका नाम से थोड़ा थोड़ा रकबा बना हुआ है तब तो झगड़ा होता है कि नहीं? कितना आदमी को मार देता है लोग ज़मीन के लिए। चलिए बिंदु पर आते हैं। एक चीज़ को बताने के लिए, क्या भू राजस्व प्रणाली को बताने के लिए इतनी बातें बताना पड़ा। अब ध्यान दो, के बारे में देख लो, हो गया बगा। भू राजस्व प्रणाली 19वीं शताब्दी में भारत एक औपनिवेशिक राष्ट्र था। देख लो, फिर यहाँ अब लेक्चर होगा लंबा समय। औपनिवेशिक राष्ट्र का मतलब क्या हो गया? औपनिवेशिक राष्ट्र का मतलब क्या? भारत की शासन प्रणाली दूसरे के हाथों में, मतलब यहाँ पर दूसरे के द्वारा जो शासन किया गया उसे औपनिवेशिक कहा जाता है। किसे कहा जाएगा औपनिवेशिक? हाँ, तब भारत एक औपनिवेशिक राष्ट्र था। कब? 19वीं शताब्दी में अंग्रेज के शासन था यहाँ पर। अब सुनिए, जिसमें भारत की शासन प्रणाली अंग्रेजों के हाथों में था। आगे है, और इस समय अंग्रेज द्वारा भारतीयों से कर लिया जाता था, वह प्रक्रिया ही भू राजस्व प्रणाली। ये बात समझ गए? भू राजस्व प्रणाली क्या है? अब हुआ, भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत कर वसूलने की कई प्रक्रिया थी। कर लिया जाता था किसानों से, भारतीयों से जो कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, वो तो प्रक्रिया भू राजस्व प्रणाली हुआ। लेकिन भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत भी टैक्स वसूलने का जो सिस्टम था अलग अलग था। कई एक प्रकार की प्रक्रिया थी, उन सभी प्रक्रियाओं से टैक्स वसूल किया जाता था। अब उस प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी प्रक्रिया थी। तो सबसे पहले एक प्रक्रिया का नाम आपके पास आ गया, क्या? रैयतवारी व्यवस्था। क्या होती है रैयतवारी व्यवस्था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछता है रैयतवारी व्यवस्था। क्या है रैयतवारी व्यवस्था? भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किसानों से कर वसूल करने की एक प्रक्रिया क्या है? रैयतवारी प्रक्रिया है या रैयतवारी व्यवस्था। किसके अंतर्गत? भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत। वह प्रक्रिया जिसमें किसानों से टैक्स लिया जाता है, कर वसूल किया जाता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रैयतवारी व्यवस्था। देखिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है रैयतवारी से।
रैयतवारी व्यवस्था किसने बनाया था? टॉमस मुनरो ने। किसने बनाया था? टॉमस मुनरो ने। रैयतवारी व्यवस्था किसने बनाया था? टॉमस मुनरो। कब? 1792 में। कब बनाया था? 1700। हाँ, तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से याद हो गया आपको। रैयतवारी व्यवस्था किसने और कब बनाया था? क्यों बनाया था? क्यों बनाया था? किसानों से टैक्स वसूलने के लिए। अच्छा, कैसे टैक्स वसूला जाता था समझेंगे। 1792 में बनाया और ये कहाँ से शुरू हुआ? शुरू किया था मद्रास से। मद्रास, मुंबई और असम में। मद्रास, मुंबई और असम में इसे लागू किया गया था पहली बार। शुरू किया गया मद्रास से। मद्रास के बाद रैयतवारी व्यवस्था को मुंबई में लागू किया गया और उसके बाद असम में। तो यह भी याद रखना, रैयतवारी व्यवस्था का प्रचलन पहले कहाँ हुआ था? मद्रास, मुंबई, असम, और धीरे धीरे बहुत जगह पर हो गया था। तब मद्रास, मुंबई और असम में जो रैयतवारी व्यवस्था का प्रचलन हुआ था वह किसने बनाया था? टॉमस मुनरो ने। कब बनाया था? 1792 ईस्वी। अब देखिए कि इस व्यवस्था में किस प्रकार से किसानों से टैक्स लिया जाता था। इस व्यवस्था में लगान की राशि 30% किया गया था। कितना प्रतिशत? 30%। तो यह क्वेश्चन बनेगा, किस व्यवस्था में लगान की राशि 30% थी? रैयतवारी व्यवस्था में। रैयतवारी व्यवस्था में किसानों से जो टैक्स लिया जाता था वह कितना लिया जाता था? लगान की दर कितनी थी? 30%। कर कितना लिया जाता था? 30%। बोले तो किसान जितना उत्पादन करता था उस उत्पादन का 30% लगान स्वरूप अंग्रेज ले लेता था। किस समय की बात है? 19वीं शताब्दी में। अब सुनिए, 1792 है ना रैयतवारी व्यवस्था। एक व्यवस्था आप देख लिए कि किसान से 30% कर लिया जाता था। उसके बाद दूसरी व्यवस्था आ गए अस्थाई बंदोबस्त। बहुत महत्वपूर्ण, रैयतवारी से भी ज़्यादा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। इस व्यवस्था में जो किसान से कर लेना शुरू किया गया, इसमें बहुत सारे किसान न कर नहीं भी देते थे, छूट जाते थे। बहुत देते थे और बहुत न देते थे। तो अब अंग्रेज सरकार देखा कि सारा किसान टैक्स नहीं दे रहा है, कुछ दे रहा है, सबके सब नहीं दे रहा है, बहुत किसान छूट रहा है। एक भी किसान न छूटे, उसके लिए क्या टारगेट किया गया कि एक नई व्यवस्था बनाया गया जिसका नाम दिया अस्थाई बंदोबस्त। इसका कई एक नाम है। अस्थाई बंदोबस्त कहिए, चाहे जागीरदारी व्यवस्था कहिए, चाहे मालगुजारी व्यवस्था कहिए, चाहे यहाँ जमींदारी था ना, जमींदारी एक ही बात हुआ। और उसके बाद मालगुजारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, इस सब नाम से इसे जाना जाता है अस्थाई बंदोबस्त। इसमें क्या किया गया अस्थाई बंदोबस्त में कि हर क्षेत्र में एक एक जमींदार को पकड़ लिया गया और उस जमींदार को कहा गया कि आप अपने क्षेत्र के जितने भी किसान हैं सभी से लगान वसूल करिए, और लगान वसूल करके जो भी लगान स्वरूप वसूल होगा उस राशि का 10/11 भाग सरकार को दे देना है। मतलब अंग्रेज सरकार थी तो उस अंग्रेज को दे देना है 10/11 भाग, और 1/11 भाग आप रख लेंगे। 1/10, सॉरी नहीं, 1/11 ही होगा। 1/10 लिखे है ना, 1/11 ही होगा। ये कुल राशि होता होगा, यहाँ समझ लो 11/11 मतलब कट के हो गया क्या? 1। मान लेते हैं कि कुल धन राशि 1 वसूल हुआ। इस धन राशि का 10/11 सरकार को दे देना था, अंग्रेज को, और बच गया शेष राशि वो बचा 1/11, यह रख लेना था अपने पास। अब देखो 10/11 1/11 जोड़ने से 11/11 हो जाता, मतलब 1 के बराबर होता कि नहीं? हाँ, यहाँ लिखने में मिस्टेक था। 1/11 धन जो क्षेत्र के जमींदार होता था ना उसको रख लेना था। अंग्रेज यह नियम इसलिए लगाया कि क्षेत्र के एक जमींदार को पकड़ लेते हैं और उसको भी थोड़ा लालच दे देंगे, वह क्या करेगा, लोगों से टैक्स वसूलेगा और टैक्स का कितना बताया 10/11 हिस्सा अंग्रेज अपना सरकार को दे देगा और 1/11 हिस्सा वह अपने पास रख लेगा। इससे लोगों को लालच हो जाएगा जमींदार को और वह अपने अपने क्षेत्रों में ऐसा करना शुरू कर देगा, लगान वसूलना। हाँ, कुछ दिन तक यह चला अस्थाई बंदोबस्त।
लेकिन जमींदार है क्षेत्र का तो अपने ना यहीं के भारतीय ना है, जो देता था टैक्स वो देता था, ना देता था तो नहीं देता था। वो क्या करे, अपने लोगों से, अपने समाज के लोगों से झगड़ा थोड़े ना करेगा। तो यह जो वह बनाया था अंग्रेज अस्थाई बंदोबस्त, यह भी चला लेकिन यह भी उतना सक्सेस नहीं हुआ। इसमें भी सभी के सभी किसान टैक्स नहीं भरता था। अब जमींदार लोग भी जो उसलाया नहीं सुलाया, जो उसलाया उसी में से 10/11 सरकार को और 1/11 अपने पास रख लेता था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अस्थाई बंदोबस्त कब आया? 1793 में। रैयतवारी 1792 में, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में। किसने लगाया अस्थाई बंदोबस्त? किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसने लगाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 ईस्वी में। अच्छा, कहाँ से शुरू किया था इसे? कहाँ से शुरू किया था? कोलकाता से शुरू किया था। जब अंग्रेज सरकार यहाँ पर था उस समय अपने भारत की राजधानी कोलकाता थी। दिल्ली अभी है ना राजधानी? कब बना दिल्ली? 1912 में। ठीक, उससे पहले देश की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। तो उस समय की बात है 1792-93 में। उस समय राजधानी कहाँ थे? कोलकाता। जब राजधानी कोलकाता थी बुआ, तो कोलकाता से ही ई व्यवस्था को शुरू किया गया था। कौन सी व्यवस्था? अस्थाई बंदोबस्त। हाँ, कभी कभी परीक्षा में आ जाएगा कि जमींदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो आप तुरंत माइंड में सेट कर लीजिए कि जिसमें क्षेत्र के हर क्षेत्र से एक जमींदार को मेन बनाया गया था कि आप कर को वसूल कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, उसको सरकार के यहाँ जमा कीजिए। तो वह व्यवस्था जमींदारी है। जमींदारी व्यवस्था को ही कहा गया था अस्थाई बंदोबस्त। 1793 में किसने लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कहाँ से शुरू किया था? कोलकाता से। कोलकाता के बाद बिहार, उड़ीसा और यूपी में भी यह प्रणाली, यह व्यवस्था लागू किया गया। अब अस्थाई बंदोबस्त में भी बताया आपको कि सभी किसान कर नहीं देता था, कुछ इसमें भी छूट जाता था। और अंग्रेज चाहता था कि हम एक एक किसान से लगान वसूल करें, किसी कोई छूट ना पाए। इसके लिए फिर वह दूसरी व्यवस्था लगा दिया। कौन सी व्यवस्था? अब लगाया महालवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था कब लगाया? 1822 में। किसने लगाया था? हाल्ट मैकेंजी ने। किसने लगाया था? हाल्ट मैकेंजी ने। महालवारी व्यवस्था, मैकेंजी याद कर लीजिए, म से महालवारी या म से मैकेंजी, म से महालवारी या म से मैकेंजी। मैकेंजी याद रहेगा, पूरा नाम हाल्ट मैकेंजी। कब? 1822 में। भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत कर वसूलने के आपको सिस्टम बताए। पहला सिस्टम था रैयतवारी व्यवस्था, उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त, उसके बाद महालवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी कब? 1822 में लगाया। अब यह शुरू कहाँ से किया था? शुरू कहाँ से किया? हाँ, यूपी से। यूपी के बाद यूपी, एमपी, उसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में इसे लगाया गया। किसे? महालवारी व्यवस्था को। इसलिए कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, इस सब जगह पर ना किसान की अधिक संख्या थी। वहाँ पर खेती का कार्य, कृषि कार्य अधिक होता था। आज भी होता है कृषि कार्य में। वो सब राज्य, यूपी हो गया आपको, उसके बाद पंजाब हो गया, सबसे आगे है, बहुत अच्छा उत्पादन करता है वहाँ पे, आज भी आगे है। तो उस समय महालवारी व्यवस्था को शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब से। अच्छा, इसमें जो लगान वसूल करने की जो स्थितियाँ थी वह कितना था बउआ? एक बात और इसमें छूट गया था कि इस सब व्यवस्थाएं में, इसमें तो 30% लगान लेना था रैयतवारी में। इसमें आकर के इसमें बताया गया कि किस रूप में लिया गया? 10/11 के रूप में लिया गया। उसके बाद यहाँ से बताया आपको प्रतिशत क्या था इस व्यवस्था में। हाँ, महालवारी व्यवस्था बड़ी डेंजर थी। इसमें क्या किया गया था? इस व्यवस्था में इसमें लगाया गया था अंग्रेज द्वारा कि किसान जो भी उत्पादन करेगा ना, उस उत्पादन का 80% सरकार को दे देगा और 20% अपने पास रखेगा। बताइए स्थिति क्या हो सकती है किसानों की स्थिति? सोचने वाली बात है। आदमी 100 रुपया कमाएगा, 80 रुपया किसी को ऐसे ही रंगदारी में टैक्स में दे देगा। 20 रुपया से वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? अपने परिवार को कैसे पालन पोषण करेगा? यहाँ से ना भारत की स्थिति और बहुत खराब हो गई कृषि कार्य से। मतलब किसान लोग कृषि कार्य छोड़ दिए,
कृषि कार्य को छोड़ करके अपना इधर उधर दूसरे काम करने लगे। अब कोई भी चीज़ का उत्पादन करेगा 80% अंग्रेज को दे देगा, सरकार को दे देगा, 20% में उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगा तो कहला करेगा कृषि कार्य। यही ऐसा कारण था, यही स्थितियाँ थी जिससे क्या हुआ, लोग कृषि कार्य को छोड़ दिए। छोड़ते 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 प्रतिशत घट के आ गया कितना, 80 से और 70-75 तक आ गया और नीचे आ गया। फिर बाद में उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजे का कुछ ऐसा शासक आया जो देखा कि अब बहुत लोग कृषि कार्य छोड़ दिए हैं, स्थिति खराब हो जा रहा है। तब क्या किया कि कुछ सुधार किया। जैसे में 1822 में ये कब लगा था, 1822 में ना मालवाड़ी। इसके बाद तब बहुत सारे लोग कृषि कार्य छोड़ दिए। तब जाकर के 1829 में जब अंग्रेज के एक गवर्नर बने थे, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो क्या किए थे कि इसमें कुछ सुधार करके 80% से कितना पर ले आए थे, 60% पर ले आए थे कि अब किसान को 60% देना पड़ेगा, 80% नहीं, 20% और वह अपने पास रखेगा। तब भी किसान लोग उतना जागरूक नहीं हुआ कृषि कार्य करने के लिए। फिर से कुछ समय बीता तो एक और अंग्रेज गवर्नर आ गया, कौन, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी आ गया 1853 के समय में। उस समय डलहौजी क्या किया कि उस प्रतिशत को और कम करके कर दिया 50%। कहा कि अब आप लोग कृषि कार्य करिए और जो भी उत्पादन होगा उसका मात्र 50% ही सरकार को देना है, बाकी अपने पास रखिए। तो कुछ हद तक किसान देखा कि अब हम लोग अपना स्थिति को सुधार कर सकते हैं, तक कृषि कार्य करना धीरे धीरे आगे बढ़ा। अभी हम लोग का आंकड़ा बताता है कि हमारे देश के अभी भी 70% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। अभी भी धीरे धीरे उसके बाद बढ़ने लगा और यह प्रतिशत 50 से फिर धीरे धीरे घटने लगा। और अब तो उसके बाद तो धीरे धीरे अपना देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद एक रकम स्वरूप लगाया गया कि आप इतना से इतना टैक्स दीजिएगा, एकदम न्यूनतम कम मात्रा में। देश आज़ाद के बाद बहुत ही कम मात्रा में देना शुरू हुआ। बुआ इसके आगे का क्लास अब कल, न तो एक ही दिन